इसको इंक्रीज इन सप्लाई कैसे कह रहे हो? कोई शिफ्टिंग थोड़ी आ रही है। इसको एक्सटेंशन इन सप्लाई बोलेंगे। मूवमेंट के लिए जो हमने टर्म यूज करी थी वो एक्सटेंशन यूज करी थी ना। जब हमने डिमांड कर्व पे भी मूवमेंट शो करी थी कि डिमांड बढ़ रही है तो एक्सटेंशन का वर्ड यूज किया था ना, तो यहाँ पे भी एक्सटेंशन इन सप्लाई का वर्ड यूज किया। सी क्लास देखो, एक बात याद रखना, सी के अंदर हमें ये करना पड़ता है और इसी वजह से जो है ना वो अक्सर औकात जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ही सुस्त हो जाते हैं। वो ये कि यहाँ पे और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में, यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई में एक फर्क तो जरूर है कि वहाँ प्लेट में ना हलवा रख के नहीं दिया जाता। वहाँ पे आपको करने कुछ ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि आप खुद भी एफर्ट दो। यहाँ पे ये कि आपको हर चीज बस बनी बनाए, नोट्स भी मिल जाएं, स्लाइड्स भी मिल जाएं, सब कुछ मिल जाए, उसके बावजूद नहीं किया जाता आप लोगों से। तो मेरा मकसद ये नहीं था कि आप यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट करो, ये तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को खुद ही करवाती हूँ, कोई ये सब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी आप लोगों को लॉग सप्लाई करवा दूंगी, शेड्यूल ग्राफ सब करवा दूंगी। बात सिर्फ इतनी थी कि जब आप अगर खुद से ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करते, उसमें कोई प्रॉब्लम होती, फिर नेक्स्ट डे आकर मैं आपको करवाती, तो आपके पास कोई क्वेश्चन होता पूछने के लिए, और जो चीज आप खुद से करोगे वो ज्यादा बेहतर याद रहेगी। दूसरा मुझे ये चेक करना था कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वाकई में अभी स्टार्टिंग है। अगर स्टार्टिंग में ही मुझे ये सिचुएशन दिख रही है कि भूल गए, याद नहीं रहा, तो इट मीन्स के फिर आगे जाते जाते तो पता नहीं आप लोगों का क्या हाल हो जाना है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो कम से कम स्टूडेंट्स थोड़े से कंसर्न्ड होते हैं कि हाँ यार अभी मोटिवेशन भी होती है आपकी। अगर स्टार्टिंग में ही मुझे ये हालत दिखेगी तो फिर आगे तो फिर बड़ी खतरनाक सूरत हाल है ना। तो ऐसा नहीं करो। मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में आप लोगों को एक बात बोली थी कि बस जो मैं कह रही हूँ उसको फॉलो करना। जो मैं होमवर्क दूंगी, मैं ऐसा कोई होमवर्क नहीं, कोई मुश्किल होमवर्क नहीं था भाई। किस किस ने घर में करा था? काफी सारे स्टूडेंट्स ने करा था ना। कितना टाइम लगा था तुम लोगों को ये करने में? ये शेड्यूल से ग्राफ बनाने में कितना टाइम लग गया था? चलो मैं मैक्सिमम बोल दूं 15 से 20 मिनट से ज्यादा किसी को भी नहीं लग सकते इसको बनाने में। तो आपको सिर्फ मैक्सिमम 15 टू 20 मिनट्स देने थे, वो भी नहीं निकल पाए आपके। और इतने स्टूडेंट्स को तो याद ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं ये याद दिलाने के लिए? मैं ग्रुप में भी मैसेज करती रहूं आप लोगों को। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एमसीक्यूज दिए थे मैंने आप लोगों को, जब जाहिर है वो याद नहीं रहा होगा तो ये भी याद नहीं रहा होगा। कर लिए? अच्छा, ये एक सेकंड एमसीक्यूज था जो एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैंने सोचा यहीं पर ही बता दूं, अगर किसी और को भी कंफ्यूजन होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। सप्लाई कर्व बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई वैसे? अच्छा, तो ये सेकंड एमसीक्यूज था और आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये सेकंड वन ये है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज द डिमांड कर्व फॉर अ गुड टू शिफ्ट टू द राइट। इन्होंने कुछ फैक्टर्स दिए हैं और एक सेकंड डिस्कस कर लेते हैं इन। अच्छा भाई डिस्कस करने दो, हाँ ठीक है, जिनको आता है सही है। कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेगा? ठीक है ना। सबसे पहले तो आपने ए फैक्टर देखा, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड। पहली बात तो ये कि डिमांड का डिटर्मिनेंट ये है ही नहीं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ता है, डिमांड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। सेकंड है अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड। गुड की जब अपनी प्राइस चेंज होती है तो उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो ग्राफ में थ्रू मूवमेंट शो हो रहा होता है, थ्रू शिफ्टिंग शो नहीं होता है। इस वजह से ये फैक्टर भी नहीं हो सकता। ठीक है। फिर सी है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस इंक्रीज होगी तो लोग उसकी डिमांड के साथ साथ जो उसके साथ यूज होने वाली कमोडिटी है उसकी डिमांड भी क्या कर देंगे। और जब डिमांड कम होती है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट नहीं होता। तो ये फैक्टर भी नहीं हो सकता। लास्ट है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड। तो अगर आपका ऑल्टरनेटिव जो गुड है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो वहां से कंज्यूमर स्विच कर जाएंगे आपकी प्रोडक्ट पे, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये डी जो है वो करेक्ट आंसर है। किसने पूछा था? जिसने भी पूछा था समझ में आ गया? सही है।
अच्छा जी, तो आप लोगों को जो होमवर्क दिया था लॉ ऑफ सप्लाई का, मैं ये चाह रही थी कि आप लॉ ऑफ डिमांड को जहन में रखते हुए ही अगर खुद से भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो अब आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, दी हायर द प्राइस ऑफ अ गुड। अगर आप सेम वही लॉ ऑफ डिमांड वाली स्टेटमेंट यूज करें, हायर विल बी दी क्वांटिटी सप्लाई। अगेन हमने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि हम टर्म कौन सी यूज कर रहे हैं। आगे आप वाइस वर्सा लिख दें कि भाई उसका इनवर्स भी ऐसी है। साथ में आपने ये जरूर मेंशन करना है सेट्रेस वेरिएबल्स। क्या मतलब पढ़ा था हमने इसका, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद जी वो जखीरा करते हैं तो उससे स्टॉक अपना बढ़ाते हैं, सप्लाई थोड़ी बढ़ाते हैं। चीजों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई फ्यूचर में कोई उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि लेट्स सपोज कि उन्हें ये लगता है, जैसे कि इवन ये पेट्रोल पंप वाले भी करते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि प्राइसेस बढ़ने वाली हैं तो वो पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं आपके। ये चीज अदर फैक्टर है, अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्राइस चेंज, ये एक अदर फैक्टर है जिसकी वजह से, इसकी वजह से सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, अगर सप्लायर ये एक्सपेक्ट करेगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो बोलेगा कि अब मैं अपने फ्यूचर में ही बेचूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा, तो वो अभी क्या कर देगा, अपनी करंट सप्लाई कम कर देगा। ठीक है, ये अदर फैक्टर है। अच्छा, अब जब आप शेड्यूल बना रहे थे और आप लोगों ने सही किया, आप लोगों ने अपने फिगर्स ली हुई है क्योंकि दिखाने का मकसद तो वही था कि भाई प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। मैं वही फिगर्स यूज कर रही हूँ जो कि मैंने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर यूज करी थी। डिफरेंस सिर्फ ये आ जाएगा कि यहाँ पे वहां पे डिमांड थी तो वो डिक्रीज होती हुई दिख रही थी, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई है तो वो प्राइस के साथ साथ इंक्रीज होते हुए दिखेगी हमें। तो वही 1 2 3 4 5 जैसे हमने वहां पे फिगर्स ली थी, बस वहां से 50 से आपको दिख रहा था 50 40 30। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमने फिगर्स ली थी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई पूछ लेना। ठीक है, फिर हमने, अगर हम इस शेड्यूल से ग्राफ बनाएं तो सेम वैसे ही हमने यहाँ पे प्राइस प्लॉट करी। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई जब प्राइस 1 थी तो क्वांटिटी सप्लाई 10 थी, जब प्राइस 2 थी तो क्वांटिटी सप्लाई 20 थी। तो ये आप शेड्यूल देखते रहेंगे और शेड्यूल के हेल्प से आप ग्राफ बनाते रहेंगे। ये आपके पास सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आ गए हैं। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बातें क्यों हो रही हैं ये बताओ। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो, आपस में एक दूसरों से ना पूछो वरना क्लास से बाहर जाओगे। इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास एक अपवर्ड स्लोप कर्व आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व, और इसको आप एस से जो है वो डिनोट कर रहे होते हैं। ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों आया है हमारे पास, क्योंकि हम जो दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब भी कोई दो वेरिएबल्स का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो जो कर्व हमारे पास आता है वो हमेशा अपवर्ड स्लोप आ रहा होता है, जिसको हम पॉजिटिवली स्लोप्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क था जो मैंने आप लोगों को दिया था। अगर इसमें किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हमने वो पॉइंट लिया नहीं तो हमने स्टार्ट नहीं किया। बिल्कुल ओरिजिन से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि भाई उसने अपनी कोई एक प्राइस रखी हुई हो, रिजर्व प्राइस वगैरह कोई सेट करी हुई हो। हम ओरिजिन से जब स्टार्ट कर देते, जब हमने यहाँ पे लिया हुआ होता कि जीरो प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई भी जीरो है, इस तरह का अगर हमने लिया हुआ होता तो हम स्टार्ट कर देते। आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी।
प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई क्यों बढ़ रही है? तो अगर आप प्रोड्यूसर हो और आप देख रहे हो कि यार जो चीज मैं बेच रहा हूँ उसकी प्राइसेस मार्केट में बढ़ रही हैं, तो आप अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करोगे? ज्यादा बेचोगे उसे या उसको बेचना कम कर दोगे? उनको डिसाइड करने दो ना, प्रोड्यूसर अभी वो है जी। भाई एक फॉर एग्जाम्पल तुम ये कैसे ये किसने तुम्हें बताया? कॉस्ट जो है वो डिसाइड कर रहा, वो कॉस्ट में आपके क्या समराइज हो रहा है? रेंट, वेजेस, रॉ मटेरियल। तो जरूरी है कि अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही होगी? ये कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस हो सकता है इस वजह से बढ़ रही हो क्योंकि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो गई हो, ठीक है, लोगों को अब ज्यादा जरूरत है आपकी प्रोडक्ट की। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोविड की सिचुएशन में मास्क जो है उसकी डिमांड बढ़ गई थी, तो क्या मास्क बनाने की कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई थी? उसमें थोड़ी कोई इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि मास्क की डिमांड बढ़ गई थी तो मास्क की प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। और प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से उन्होंने सप्लाई बढ़ाई थी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो भाई जो प्राइस है वो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू है क्योंकि वो उसको मिल रही है, ठीक है। और जो कॉस्ट है, जो उसकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइसेस हैं वो बेसिकली उसकी कॉस्ट है जिसको पे करनी है। और ये दोनों अदर थिंग्स है ना, ये एक साथ जरूरी नहीं है कि चेंज हो रही हो। हाँ, लेकिन इनका रिलेशन बन सकता है। लेकिन अब हम सारे अगेन आगे जाके हम बिल्कुल करेंगे, हम ये लिंक जो है वो आपका जो छोटे छोटे से लिंक बना रहे हैं ये आपके कंप्लीट होते रहेंगे। कि जाहिर है कि अभी इस पॉइंट पे अगर मैंने आगे के लेवल की बात करना स्टार्ट कर दी तो फालतू में कंफ्यूजन होगी जी। मार्केट प्राइस नहीं बढ़ती और हम बढ़ा देते हैं, तो हम ही बढ़ाते हैं और कौन बढ़ाता है? मतलब देखो भाई, हम प्राइस कब बढ़ाएंगे? मेरी प्रोडक्ट वैसी ही नहीं बिक रही और मैं उसकी प्राइस बढ़ा दूं, ऐसा कभी करूंगी मैं? प्रोडक्ट की प्राइस प्रोड्यूसर बढ़ाता ही जब है जब वो ये देख रहा होता है कि यार इसकी डिमांड बढ़ गई है, मार्केट में बड़ी डिमांड है मेरी प्रोडक्ट की। अब अगर मैं थोड़ी सी प्राइस बढ़ा भी दूंगा तब भी जो है वो कंज्यूमर इतनी ज्यादा कम नहीं करेगा डिमांड, मेरा प्रॉफिट ही बढ़ेगा। तो प्राइसेस बढ़ाई ही जब जाती हैं जब प्रोड्यूसर देख रहा होता है कि इसकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो गई है। अगर मेरी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो प्राइस बढ़ाने से तो और ज्यादा मुझे नुकसान ही होना है, ठीक है। तो ये फैक्टर बेसिकली जो बेस कर रहा होता है ये डिमांड का ही फैक्टर है जो मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाता है या कम करता है। अगेन ये कोई, एक सेकंड आपका क्वेश्चन लेती हूँ। अगेन ये कोई बैठा हुआ नहीं है कोई जो डिसाइड कर रहा है कि इस चीज की प्राइस क्या होगी, इस चीज की प्राइस कम होगी, इस चीज की प्राइस ज्यादा होगी। ये ओवरऑल मार्केट फोर्सेस ही है ना, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अगर किसी भी चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी तो खुद ब खुद प्रोड्यूसर ये नोट करेगा कि यार मेरी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ गई हैं, और सारे प्रोड्यूसर जो उस चीज को बेच रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्राइस रेज करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा ही होता है जब भी किसी चीज की शॉर्टेज होती है। जी आप पूछें, आप क्या बोल रहे थे? बढ़ा देंगे प्राइस, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, जरूरी नहीं है कि वैसे भी हर चीज की प्राइस हर जगह सेम वैसे भी नहीं होती है, ठीक है। डिफरेंट जगहों पे उस चीज की डिफरेंट डिमांड जो है वो चल रही होती है और उस डिमांड के बेसिस पर उसकी प्राइस चल रही होती है। इसी वजह से हमने यहाँ पे प्राइसेस भी डिफरेंट ली हुई है। हमने से सिर्फ एक, अगर हम कमोडिटी की बात करें तो सिर्फ एक ही प्राइस की बात नहीं कर रहे। और देखो ये सारे फैक्टर्स बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगेन आपने क्यों क्यों प्राइस बढ़ाई है? फैक्टर तो आप वही बोल रहे हो ना कि मेरी दुकान के अंदर मेरी चीज की डिमांड बढ़ गई है तो मैंने प्राइस बढ़ा दी है। अब उसमें डिफ्रेंसिएशन है ना, तभी ऐसा हुआ है ना। अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट होगी, एग्जैक्ट सेम होगी, तो उसकी प्राइस भी सेम होंगी एग्जैक्ट। अब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा बेहतर है तो आपने प्राइस बढ़ा दी है। तो रिलेशन तो वही निकल के आ रहा है ना आपकी। आप देखो, आप इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, ये इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इंडिविजुअल सप्लाई ही बताई जा रही है आपको, ठीक है ना। अभी आप इसको इंडिविजुअल सप्लाई के रिस्पेक्ट से देख लो। देखो इसको इस तरह समझो, एक चीज है जो 3 लोग बेच रहे हैं, आपने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पढ़ी थी ना, बिल्कुल इसी तरह इंडिविजुअल, उसमें क्या डिमांड सब सेम कर रहे थे? जब प्राइस 1 थी तो क्या सारे कंज्यूमर सेम यूनिट की डिमांड करेंगे? हर किसी की अपनी डिमांड होती है ना, हर किसी की अपनी नीड होती है, उस चीज की अपनी वांट होती है।
बिल्कुल इसी तरह सारे प्रोड्यूसर एक प्राइस पे सेम नहीं सप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई इंडिविजुअल ए की सप्लाई कुछ और हो, इंडिविजुअल बी की सप्लाई कुछ और हो, इंडिविजुअल सी की सप्लाई कुछ और हो, ठीक है। तो वो जब हम सबकी सप्लाई ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक मार्केट सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस बिल्कुल आ रही होती हैं, हर जगह आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती प्राइसेस में, ठीक है। तो प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही प्राइस पे सारे प्रोड्यूसर बेच रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल सप्लाई कर रहा है जो किसी एक प्रोड्यूसर का बस हमें ये बिहेवियर बता रहा है कि एक प्रोड्यूसर की प्राइस जितनी ज्यादा बढ़ेगी वो उतना ज्यादा इनकरेज होगा उसको सप्लाई बढ़ाने के लिए। हमने अभी ये बात नहीं करी कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है और हम क्या प्राइस रख रहे हैं, ठीक है ना। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि प्राइस को क्या चीज डिटरमिन कर रही है, क्या हम डिसाइड कर रहे हैं, कौन डिसाइड कर रहा है। हम तो ये देख रहे हैं कि जो भी प्राइस होगी, अगर वो प्राइस बढ़ती है, चाहे वो सिर्फ मेरी बढ़ रही हो या बाकी सारे प्रोड्यूसर्स भी बढ़ा रहे हो, तो प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर क्या होता है जब उनकी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं, ठीक है। सप्लाई बढ़ा देंगे, सप्लाई, हाँ बिल्कुल, प्राइस बढ़ा के सप्लाई बढ़ा देंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा जी। किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर ही ऐसा होगा, कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जब आप मूवमेंट करोगे, जब आप मूवमेंट करोगे, अगर आप प्राइस को चेंज कर रहे हो, देखो आपने लॉ पढ़ा ही ये है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी या जैसे जैसे प्राइस चेंज होगी क्वांटिटी सप्लाई भी चेंज होगी। तो अब आप ये चीज कब दिखाओगे, जब शिफ्टिंग हो रही होगी, जब कोई अदर फैक्टर चेंज होगा, जब आप ये दिखा सकते हो कि यार प्राइस तो वही है, सप्लाई बढ़ गई है। लेकिन आप ये नहीं दिखा सकते कि प्राइस चेंज हो रही है बट सप्लाई अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। अब उसके लिए इनकी जो बात है, ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई एग्जांपल हमारे पास नहीं है। इट मे पॉसिबल कि मार्केट में किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए और उस चीज की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हूँ, लेकिन प्रोड्यूसर इमीडिएटली उस चीज को सप्लाई ना कर सके, ठीक है ना, किसी भी रीजन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अब वीट की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, और वीट की जो है वो क्रॉप ही नहीं हुई, तो इतनी सप्लाई ही नहीं है। अब प्रोड्यूसर इमीडिएटली उस पूरी डिमांड को मीट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि जाहिर है कुछ चीजों को प्रोड्यूस करने में टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये सब चीजें आप पढ़ोगे, लेकिन उसके में सप्लाई का कर्व का जो शेप होता है वो फिर पॉजिटिवली स्लोप नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व में ऐसा नहीं कर सकते आप कि प्राइस तो चेंज हो रही हो पर सप्लाई क्या हो, फिक्स्ड हो, ठीक है। वो हमारे पास अभी डिमांड और सप्लाई कर्व के डिफरेंट स्लोप आएंगे। आप वर्टिकल सप्लाई कर्व भी देखोगे, आप हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व भी देखोगे, फिर आप कंडीशंस देखोगे। जो कंडीशंस आप बात कर रहे हो, आपने बात करी, इन्होंने बात करी, वो कंडीशंस गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें अभी आगे आने वाली हैं। अभी आपको बेसिक बेसिक बातें समझाई जा रही हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर इनकरेज होता है कि वो उस चीज को ज्यादा सप्लाई करे, क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। अब क्या उसकी एबिलिटी है भी कि वो सप्लाई बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी एबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। वो सब हम किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 3 के अंदर, ठीक है। तो चैप्टर 3 के अंदर आप देखोगे कि सप्लाई कर्व जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिवली स्लोप भी बने, उसके डिफरेंट स्लोप हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वहां पे जो है वो इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। अच्छा, फिजा ये पूछ रही हैं कि चेंज इन डिमांड का जो हमने फैक्टर पढ़ा था, जिसमें हमने शिफ्टिंग दिखाई थी, उसके ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड क्यों लिया था, हमने डिमांड क्यों नहीं लिया था। चलो अच्छी बात है, तुम लोगों के जहन में इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चनिंग ये बताती है कि भाई बच्चा पढ़ रहा है। मैं भी बहुत क्वेश्चन पूछा करती थी। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनना गौर से, फिजा स्पेशली और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी, शायद किसी और के जहन में भी ये सवाल आया हो कि जब हमने चेंज इन डिमांड का केस करा, जिसमें हमने ये बोला कि अगर डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो उसको हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं। तो ये कह रही हैं कि मिस यहाँ पे आपने फिर क्वांटिटी डिमांड क्यों प्लॉट किया, उस ग्राफ में आपने डिमांड क्यों प्लॉट नहीं किया। इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है, पहली बात ये कि देखो ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कर सकते
कि हम यहाँ पे कभी क्वांटिटी डिमांड ले रहे हो, कभी डिमांड ले रहे हो। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लेने का मतलब सिर्फ ये है कि हमने, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटीज प्लॉट करी हुई हैं, ठीक है, कि हर प्राइस पर जो अगर डिमांडर है, बायर है, तो वो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है ये हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से आपने यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लिया हुआ है। दूसरी बात, अगर इससे भी क्लियर ना हो आपको, देखो मैंने जब आपको ये बात समझाई थी तो मैंने बहुत सिंपल रख के समझाई थी। मैंने आपको सिर्फ एक प्राइस दे दी थी और मैं यहाँ पे अब फिगर्स यूज कर रही हूँ कि लेट्स सपोज मैंने आपको बोला था कि जब 3 प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड है 30, और फिर मैंने आपको ये बोल दिया था कि अगर प्राइस सेम रहे और लेट्स सपोज आपकी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो हो सकता है वो कि सेम प्राइस पर वो 40 यूनिट्स की डिमांड कर दे। लेकिन जब आप एक डिमांड कर्व बना रहे होते हैं ना, एक सिंगल डिमांड कर्व, मैंने शिफ्टिंग नहीं दिखा रही, शिफ्टिंग दिखा रही हूँ, तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हमने डिमांड कर्व प्लॉट किया था, हमने उसमें डिफरेंट फिगर्स ली थी ना, कि भाई अभी थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि मैंने प्रॉपर उसको अभी ड्रॉ नहीं किया ये सोचकर। 2 पे भाई उसकी डिमांड जो है वो लेट्स सपोज 40 थी, ठीक है, और 3 पे 30 थी, फिर 4 पे जो है वो उसकी 20 थी। ये थोड़ा सा डिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि मैंने उसके अकॉर्डिंग प्लॉट नहीं किया हुआ, और जब प्राइस मजीद बढ़ गई तो भाई डिमांड मजीद कम हो गई। अब हम शिफ्टिंग में क्या कह रहे हैं ये बात देखो, जब हम इस ग्राफ में हमने शिफ्टिंग की बात नहीं की, सिर्फ ये डिमांड कर्व बना दिया, तो आपको दिख रहा है कि भाई प्राइस के चेंज होने के साथ साथ क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होगी। अब जब आप कह रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, अब वो हर प्राइस पर पहले से ज्यादा यूनिट्स डिमांड कर रहा है, ठीक है। अगर 5 प्राइस होगी तो पहले अगर वो 10 यूनिट डिमांड कर रहा था तो अब वो 15 यूनिट्स लेट्स सपोज डिमांड कर रहा होगा। अगर 4 प्राइस पे बोले पहले 20 यूनिट्स डिमांड कर रहा था तो अब वो उससे ज्यादा कर रहा होगा। अगर 3 प्राइस पे पहले वो 30 यूनिट्स डिमांड कर रहा था तो अब उससे ज्यादा कर रहा होगा। तो ये हर जगह से आप आगे की तरफ गए। मैंने ग्राफ को सिंपल बनाने के लिए सिर्फ एक प्राइस, सिर्फ एक क्वांटिटी ले ली थी क्योंकि ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती थी। इट मींस ये कि सेम ग्राफ पे आपको सिर्फ चेंज इन डिमांड नहीं दिख रहा, आपके पास जो डिमांड कर्व एक बना हुआ है, ये वाला जो सिंगल डिमांड कर्व है, इसके अंदर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी तो दिख रहा है आपको। तो अब वो कि क्वांटिटी डिमांड प्लॉट करें या डिमांड प्लॉट करें तो ऐसा नहीं होता। ये तो एक कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि क्योंकि उन दोनों में डिफरेंस रखना, उन दोनों टर्म्स को अलग समझना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था। वो कल रिलेशन याद है ना, कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर क्या बढ़ा देगा, डिमांड बढ़ा देगा। डिमांड अदर फैक्टर है, अदर फैक्टर, ठीक है, डिमांड बढ़ा देगा। और मैंने ये बोला था कि अगर डिमांड आपकी ग्रेटर देन सप्लाई हो जाती है मार्केट में तो शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस क्या हो जाएंगी, और जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है। ये जो टर्म्स को डिफरेंस टर्म्स में रखा गया वो सिर्फ इस वजह से रखा गया कि यहाँ पे आके आपको कंफ्यूजन हो सकती थी कि अगर मैं यहाँ पे डिमांड की जगह पे क्वांटिटी डिमांड ही लिखती तो फिर एक जगह आपको रिलेशन दिख रहा होता पॉजिटिव और एक जगह आपको रिलेशन क्या दिख रहा होता, नेगेटिव। इस वजह से उन्होंने टर्म्स में डिफरेंशिएशन लेकर आ गए वो कि भाई जो फैक्टर्स जो शिफ्टिंग क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आ रहा है उसके लिए हम चेंज इन डिमांड का टर्म यूज कर रहे हैं और इसके लिए क्वांटिटी डिमांड। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम कि जब शिफ्टिंग दिखा रहे हो तो ग्राफ में हम डिमांड प्लॉट करें और जब मूवमेंट दिखा रहे हो तो हम ग्राफ में क्वांटिटी डिमांड प्लॉट करें। तो क्योंकि एट द सेम टाइम मूवमेंट भी दिख रही है आपको, ठीक है, ग्राफ के पीछे बैकग्राउंड पे तो यही है ना कि प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होती है और आप जो फैक्टर ले रहे हैं वो शिफ्टिंग वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ जहन में ये रखो कि क्योंकि हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटीज प्लॉट कर रहे हैं इसी वजह से हमने क्वांटिटी डिमांड लिखा हुआ है, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा जी, हमारे पास जो इसके बाद स्लाइड आ जाती है, ये हमने स्लाइड डिस्कस कर ली। ये स्लाइड बताओ, बताने की जरूरत तो नहीं है तुम लोगों को। ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंदर ही, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आएगा, बातें नहीं करो। रेगुलेट एक होती है रेगुलेटेड प्राइस और एक होती है मार्केट प्राइस। क्वेश्चन किसने पूछा है वैसे, अच्छा आपने पूछा है। रेगुलेटेड प्राइस तो वो होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है। और देखो ये जो एडम स्मिथ थे ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे।
ये जो एडम स्मिथ थे ना हमारे, ये बड़े खिलाफ थे किसके, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के। ये कहते थे कि गवर्नमेंट को मार्केट में एंटर नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो डिसाइड करे कि इस चीज की प्राइस ये होगी, इस चीज की सप्लाई ये होगी। क्योंकि वो कहते थे कि जब भी गवर्नमेंट एंटर होती है तो मार्केट में क्या क्रिएट हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम। अब तुम बोलोगे डिसइक्विलिब्रियम क्या है, क्योंकि तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा। तो मार्केट में क्या हो जाता है, डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब खुद डिसाइड करती है तो उसको क्या पता कि कौन सी ऐसी प्राइस होगी जो सबसे स्टेबल प्राइस होगी, ठीक है, जिसपे बायर भी उतनी डिमांड करे जितनी सप्लायर सप्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली इस जो मार्केट प्राइस होती है, वो मार्केट प्राइस डिसाइड कैसे कैसे होती है, वो अभी आपने वो भी नहीं देखा। तो आपके क्वेश्चन का मैं क्या कैसे जवाब दूं। बहरहाल जब डिमांड और सप्लाई दो फोर्सेस हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ठीक है ना, एक प्राइस हमारे पास ऐसी आ जाती है जिसमें जितने बायर डिमांड कर रहे होते हैं उतनी ही सप्लायर सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो इक्वालिटी आ जाती है। लेकिन जब गवर्नमेंट किसी चीज से, आपने बोला पेट्रोल की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे या तो शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी या फिर सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद से एक रैंडम उसने डिसाइड कर लिया ना कि भाई इसकी प्राइस ये होगी। अब हो सकता है कि उस प्राइस पर बायर ज्यादा डिमांड करें उस प्रोडक्ट की और सप्लायर डिस्करेज हो उस चीज को सप्लाई करने के लिए, अगर वो लो प्राइस होती है। अगर उसने हाई प्राइस सेट कर दी तो सप्लायर चाहेगा कि उसको ज्यादा सप्लाई करे और बायर चाहेगा कि उसको कम डिमांड करे, तो इक्वालिटी नहीं आ पाएगी ना। इसी वजह से ये रेगुलेटेड प्राइसेस जो हैं उनके एडम स्मिथ खिलाफ थे, ठीक है। तो कुछ प्राइसेस बिल्कुल ऐसी होती हैं जो मार्केट में डिसाइड नहीं हो रही होती, फिर उसमें आप ये बिहेवियर नहीं देख सकते जैसा आप बिहेवियर उसमें उसमें आप कैसे देखोगे, वो फिर मैं आपको जब डिमांड और सप्लाई दोनों को ज्वाइन करूंगी ना, फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा भी बफर स्टॉक स्कीम का। तो थोड़ी सी असल में क्वेश्चनिंग बिल्कुल जाहिर है जब टॉपिक पढ़ते हैं तो होती है, लेकिन ये कि हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाई जो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन ऐसा है जो आगे के किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो उसको जवाब देने का मतलब ये है कि कंफ्यूजन हो सकती है। अच्छा, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, मैंने ये पूछा था कि भाई ये स्लाइड बताने की जरूरत है आप लोगों को। इस तरह सारी अजम्पशंस ही अनरियलिस्टिक है, सारी अजम्पशंस अनरियलिस्टिक है। अब आप बोलो टैक्सेस और सब्सिडी, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, हम वैसे भी इनको कांस्टेंट नहीं रख सकते। देखो एक बात इकोनॉमिक्स की स्टार्ट में ही समझ लो, अदरवाइज अक्सर स्टूडेंट इस चीज में फंसकर जो है वो इस सब्जेक्ट से बिल्कुल ही और ज्यादा जो है वो बददिल हो जाते हैं, अगर मैं वर्ड यूज करूं। बोलते हैं मतलब बहुत ही अनरियलिस्टिक है, ये क्या बात हुई, हमने हर चीज को कांस्टेंट रखा हुआ है तो ये कैसे हो गया, असल उसमें तो ऐसा नहीं होता। अब इन्होंने बोला टैक्सेस और सब्सिडीज को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, क्या ये सही है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो भाई क्या जरूरी है कि आपकी रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी अनचेंज रहें, क्या ये जरूरी है कि आपकी कॉम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन और सब्सिट्यूट इन प्रोडक्शन की प्राइसेस भी अनचेंज रहें, क्योंकि वो दूसरे प्रोड्यूसर्स की प्राइसेस है ना। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आप कैसे कांस्टेंट रख सकते हो, तो आपके कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। समझने की बात सिर्फ इतनी है कि अजम्पशंस क्यों ली जाती हैं, क्योंकि उनपे थ्योरी बेस कर रही है। पहली दफा से ही मैंने आपको ये बात बता दी थी कि देखो हम सिर्फ उसका एक प्योर रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि जनरली क्या रिलेशन होता है प्राइस का क्वांटिटी सप्लाई के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये बोलना पड़ेगा कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं निकल के आ पाएगा, ठीक है। तो ये तो सारी ही अजम्पशंस फिर अनरियलिस्टिक हो जाएंगी अगर आप बोलो तो, सही है। और अगेन थोड़ा सा सब्र कर लेना, आगे जाते 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 हम बहुत सारी अजम्पशंस को रिलैक्स कर देंगे, फिर हमारे पास जो लिंकेज बन रहा होगा उसमें कॉस्ट भी चेंज हो रही होगी, उसका इम्पैक्ट सप्लाई पे देखेंगे, उसका इम्पैक्ट प्राइस पे देखेंगे, फिर उसका इम्पैक्ट क्वांटिटी सप्लाई पे देखेंगे, तो हमारी लिंकेज जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बेस तो स्ट्रांग होने की जरूरत है ना, अभी से वो इतना ज्यादा आप लोग आगे नहीं जाओ। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। अच्छा जी, अब बेसिक तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आपसे पूछूं कि भाई चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हम किसे बोलेंगे, जब सप्लाई में चेंज आए किस वजह से, उसकी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस अगर चेंज हो तो उसकी वजह से जो सप्लाई में चेंज आएगा उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई।
और इसमें हम अदर फैक्टर्स को क्या अज्यूम करेंगे, कांस्टेंट रहेंगे अदर फैक्टर्स आपके। और ग्राफ में सप्लाई करके ग्राफ में हमें क्वांटिटी सप्लाई का चेंज कैसे दिखेगा, थ्रू मूवमेंट और थ्रू शिफ्टिंग, मूवमेंट के थ्रू दिख रहा होगा, ठीक है। तो थ्योरी मैं नहीं लिखवा रही क्योंकि थ्योरी वहां पे आपने लिखी भी है, और जो डिमांड के अंदर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर लिखवाई थी वही एज इट इज थ्योरी कॉपी कर सकते हो। मैं ग्राफ बना के अगेन दिखा देती हूँ। टर्म्स वही सेम रहेंगी। क्या टर्म यूज करी थी जब हमने क्वांटिटी डिमांड को बढ़ाया था, तो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन और राइज का वर्ड यूज किया था। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जब आप क्वांटिटी सप्लाई को चेंज करोगे, बढ़ाओगे, तो उसके लिए भी आप एक्सटेंशन और राइज का वर्ड यूज करोगे, ठीक है। तो एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। मैंने यही बोला कि जनरली तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं अपनी डेली लाइफ में जो हम टर्म्स यूज कर रहे होते हैं। डेली लाइफ में तो हम लैंड के लिए भी कभी लैंड का वर्ड यूज करेंगे कि लैंड से मतलब हमारा फॉरेस्ट है, ये लैंड से मतलब हमारी जो है वो एयर है, लैंड से मतलब हमारा जनरल जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं वो सरफेस ऑफ द अर्थ ही होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड के अंदर सारे नेचुरल गिफ्ट आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इकोनॉमिक्स के अंदर इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है कि भाई इंक्रीज और डिक्रीज का वर्ड शिफ्टिंग में यूज होगा। मूवमेंट अगर हो रही होगी तो उसको लिए एक्सटेंशन का वर्ड यूज होगा कि एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, वो अलोंग द कर्व आप दिखाओगे। हमें जब कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये तो समझ में ही नहीं आता तो इसको क्या लेकर बैठे हैं, तो अकाउंटिंग लेकर बैठ जाते हैं या मैथ्स लेकर बैठ जाते हैं। क्योंकि ये कॉमन सी बात है कि कैलकुलेशन जो है अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको बहुत मजा आता है करने में, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा मैथ्स करने में, आपको अकाउंटिंग करने में बहुत मजा आएगा। इसी वजह से थ्योरी के सब्जेक्ट में अक्सर स्टूडेंट जो है वो लैग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जब बैठते हैं यार ये क्या पढ़े, अजीब बोरिंग है, नींद आती है इसको पढ़ने में, अकाउंटिंग खोल लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, मैथ्स खोल लेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स इस तरह के थ्योरी के सब्जेक्ट नहीं खोलेंगे, ठीक है। तो जो चीज मुश्किल लग रही है उसको ज्यादा टाइम दो, ठीक है। और मैं ये लिख कर दे दूं, मेरी तो ऑब्जर्वेशन ये है, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स से मुझे बड़ी मोहब्बत थी और भाई इकोनॉमिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट लगता था मुझे कि मेरा दिल करता था हर वक्त पढ़ती रहूं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जिस भी सब्जेक्ट को जब आप बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट्स देते हो तो आपको खुद ब खुद वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाता है। ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। किसी भी चीज के साथ अगर आप बहुत ज्यादा उसको एफर्ट दोगे, अपनी बहुत उस पर मेहनत करोगे, तो खुद ब खुद आपके एक उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको उसकी जो बारीकियां है ना जो इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रही हैं, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ में आने लग जाएंगे, लिंक बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दो, जो स्पेशली जिनका बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, पहली दफा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दो। डेली डेली अपना बना लो कि मैंने कुछ टाइम लाजमी देना है, रीडिंग करनी है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। अभी नहीं समझोगे, अभी कंफ्यूज रहोगे तो लिटरली खत्म हो जाएगा सिलेबस, लेकिन ये कंफ्यूजन खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि अभी टाइम दो जी। डेफिनेशन सेम रहेगी, बस आप उसकी जगह सप्लाई कर दोगे, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने क्या देखा था कि अगर प्राइस लो होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी प्रोड्यूसर क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि कम प्राइस पे प्रोड्यूसर डिस्करेज होते हैं। और अगर प्राइस हाई होंगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आ जाएगा। और क्योंकि इसमें सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा एक और बात, हम ये जो एक्सटेंशन और इंक्रीज का वर्ड यूज कर रहे हैं कभी भी प्राइस को देखते हुए नहीं कर रहे होते, ठीक है। हम सप्लाई का बिहेवियर देखते हैं। अगर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है तो हम यूज करेंगे एक्सटेंशन एंड राइज इन सप्लाई। यहाँ पे सब क्वांटिटी सप्लाई लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सटेंशन का वर्ड आते साथ ही आपको पता चल गया कि ये मूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है।
तो इनिशियली भाई आप कह रहे हैं कि ये प्राइस थी और ये क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, ठीक है। फिर प्राइस क्या हुई आपकी, डिक्रीज हो गई, क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज हो गई है। अगेन कर्व वही अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, लेकिन क्योंकि इसमें आप जो है वो कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड फॉल। जितने भी एमसीक्यूज दिए थे किसी को करने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई? यही नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो क्या कंफ्यूजन होगी। ये अच्छा तरीका है, कंफ्यूजन ना होने का, पढ़ो ही नहीं, ना पढ़ेंगे ना कंफ्यूजन होगी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये एक्सटेंशन हो रही है आपकी, और आप इसको यहाँ ऐसे डाउनवर्ड शिफ्ट मूवमेंट दिखा सकते हो। आप में से कोई ट्यूशन वगैरह देता है? टीचिंग वगैरह का किसी को शौक है यहाँ पे? किसी को शौक नहीं है, लेकिन करते हैं मजबूरी में। अच्छा, जिन्हें टीचिंग वगैरह का लगता है कि अच्छा, अब आप बोलोगे मिस सीएसओ से करेंगे टीचिंग करें, तो ये तो बिल्कुल ही बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे अलावा मेरा ख्याल में तकरीबन सारे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। सर अहमद रजा मीर हो गए आपके, सर तारिक दुनिया तो खैर नहीं है, उनकी तो फील्ड अलग है, लेकिन सर आकाश कुमार हो गए, बहुत सारे टीचर्स आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो टीचिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर अली हैं, सर काशिफ, सर एल्विन का तो नहीं, नहीं सर एल्विन तो नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है, ये उन्हीं से पूछना, वैसे नहीं है जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो टीचिंग बहुत अच्छी फील्ड है, और सीए के अंदर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद कुछ पार्ट टाइम टीचिंग को देते हो तो उससे एक अच्छी आपकी अर्निंग हो जाती है, ठीक है ना, अच्छी अर्निंग है। तो बहरहाल ये कहने का मकसद ये, मैं हर क्लास में स्टूडेंट को एक बात ये जरूर बोलती हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को शौक है टीचिंग का, या फ्यूचर में शायद आप थोड़ा बहुत कभी टीच कर सकते हो, तो अपने जो रजिस्टर जो बना रहे हो उसको बहुत प्रॉपर बनाना, ठीक है। अपने रजिस्टर्स प्रॉपर रखना, जब पढ़ाने जाओगे या पढ़ाने लगोगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। रजिस्टर प्रॉपर बनना बहुत जरूरी होता है, लेकिन लड़कों से ये काम होता नहीं है, बस क्या करें। हाँ, कोर्स टॉपिक कभी भी चेंज नहीं होते। इकोनॉमिक्स पीआर एएफसी के बाद कैप से पीआरसी पे आ गया तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गए क्या? कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, हाँ सही है, ठीक है, आप तुम लोग अपने फ्यूचर में डिस्कस करने लग जाओ। चेंज इन सप्लाई के अंदर हम क्या पढ़ेंगे भाई? ठीक है, वो फैक्टर्स चेंज हो जाएं जो कि अदर देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हो, तो उसकी वजह से सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग आएगी, ठीक है, और उसको हम चेंज इन सप्लाई बोलेंगे। बातें नहीं करो बिल्कुल, और तुम दोनों बातें कर रहे हो। फर्स्ट क्लास आपकी, फर्स्ट क्लास है आपकी, सेकंड क्लास है, तो आप लोगों को तो बिल्कुल भी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। समझ लो वैसे ही तुम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो। वैसे एक बात है कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं उनको मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ते हुए देखा है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही होती हूँ तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट ज्यादा मुझे लगता है एफर्ट देते हैं, क्या है, मैंने अपने पास में जो स्टूडेंट्स देखे हैं वो काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हमारा अक्सर बैच हुआ करता था फास्ट ट्रैक के एफ के अंदर, वो 2 महीनों के अंदर आपको सब्जेक्ट अगर आप कोई ऑप्ट कर सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट जो उससे पहले उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, वो सब्जेक्ट फास्ट ट्रैक के अंदर 2 से 3 महीनों के अंदर क्लियर किया था। और ये बहुत बड़ी बात है, अकाउंटिंग पर डे हो गया, अभी देखोगे उसका सिलेबस कितना ज्यादा है, ठीक है।
तो जी 2 to 3 months के अंदर फास्ट ट्रैक चला करता था, ठीक है। और डेली ऐसी क्लास होती थी कि जो 9 बजे से 10 बजे से स्टार्ट होती थी वो रात 8-8 बजे तक हो रही होती थी, क्योंकि अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपकी बहुत ज्यादा वो लंबी क्लासेस लगा करती थी। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पढ़ते हैं अगर पढ़ें तो, ठीक है, अगर एफर्ट दें तो। हाँ जी, चेंज इन सप्लाई क्लास। अब हम यहाँ पे जिस तरह हमने पहले बात करी थी, सॉरी इसमें मैंने क्या गलती करी है, एस नीचे नहीं बना दिया मैंने, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दिया है। क्लास बातें नहीं करें बिल्कुल भी जी। प्राइस बढ़ेगी नहीं ना, हमने यही तो बोला है कि चेंज इन सप्लाई के अंदर प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कोई अदर फैक्टर चेंज होगा तो उसकी वजह से सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग आएगी, ठीक है। तो जिस तरह हमने प्रीवियसली डिमांड कर्व में ये काम किया था, देखो अगर मैं जिसको देखूंगी अब बातें करते हुए उसको मैं क्लास से भेज दूंगी, वैसे ही जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो P1 की Q1 इस वक्त करंटली सप्लाई हो रही है कि इस प्रोडक्ट की अपनी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन लेट्स सपोज कि ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इनकम कैसे बोल दिया आपने, इनकम तो डिमांड का फैक्टर है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ गई है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है, ठीक है, किसी भी रीजन या टैक्सेस कम हो गए हैं, सब्सिडीज ज्यादा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो विद गिवन प्राइस आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें न्यू पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, न्यू सप्लाई कर्व, इसको हम S1 बोल देते हैं, इसको S2 बोल देते हैं। तो सप्लाई कर्व अगेन आपका कहाँ शिफ्ट हो गया है, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। जी जी, मैंने ये बताया कि देखो इनिशियल जो हमारा सप्लाई कर्व था वो S1 था, ठीक है, और इस S1 सप्लाई कर्व पे करंटली हमने अगेन सिर्फ एक प्राइस और एक क्वांटिटी सप्लाई ली है, ये सिर्फ एक नहीं है, ये पूरा सप्लाई कर्व जो बना हुआ है इसमें डिफरेंट प्राइसेस और डिफरेंट क्वांटिटीज आ रही हैं, ठीक है। ग्राफ को सिंपल रखने के लिए हमने सिर्फ एक प्राइस ले ली कि भाई करंटली P1 प्राइस में लेट्स सपोज Q1 क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। अब क्या हुआ है कि इस प्रोडक्ट की अपनी प्राइस पे मार्केट में कोई भी चेंज नहीं आया, यही प्राइस है, लेकिन कोई अदर फैक्टर चेंज हो गया है जिसने सप्लाई को इंक्रीज कर दिया है। और अदर फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है, लेट्स सपोज कोई हमने इन्वायरमेंटल कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है, कोई फेवरेबल कंडीशन हो गई जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। कोई न्यू इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, या फिर प्रोड्यूसर्स ने क्या कर दिए हैं, टैक्सेस कम कर दिए हैं, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। देखो इनकम किसकी इंक्रीज होगी, सप्लायर की। हम जब बायर की इनकम की बात करते हैं ना, सप्लायर की इनकम थोड़ी देखी जाएगी, सप्लायर का तो प्रॉफिट देखा जाएगा, ठीक है। तो हमने ये ग्राफ में कैसे प्लॉट करा, हमने बोला भाई प्राइस तो सेम रही, ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अब प्रोड्यूसर जो पहले Q1 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था अब वो उससे ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है उसी सेम प्राइस पर। तो प्राइस लाइन आपके देख रहे हो कि सेम आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, बट क्वांटिटी में क्या चेंज आ गया है कि वो Q1 से बढ़ के Q2 हो गई है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया ये इस इनिशियल सप्लाई कर्व के ऊपर तो नहीं आ रहा ना, इट मीन्स कि यहाँ पे एक न्यू सप्लाई कर्व बनेगा, ठीक है। और ये न्यू सप्लाई कर्व ये बता रहा है कि इनिशियल सप्लाई कर्व के मुकाबले में आपकी सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, और अब हर प्राइस पर प्रोड्यूसर जो है वो पहले से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। जी क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस बढ़ी और क्वांटिटी सप्लाई, अभी अभी वही क्वेश्चन इन्होंने भी पूछा था और उसका जवाब मैंने दिया था, ऐसा पॉसिबल है, बट इस चैप्टर के अंदर आप सिर्फ पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व देख रहे हैं। भाई जो कर्व पॉजिटिवली स्लोप बन रहा है उसमें आप ये चीज दिखा ही नहीं सकते कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज कांस्टेंट है, पॉसिबल ही नहीं है ना।
या अगर आप बना सकते हो इस सप्लाई कर पे कोई ऐसा पॉइंट दिखा सकते हो तो आप दिखा के मुझे बता दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए सप्लाई कर का शेप ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो आप डिफरेंट डिग्रीज पढ़ोगे चैप्टर 3 के अंदर। अच्छा, दूसरा कर्व आप लोग खुद बनाएंगे, दूसरा केस किसका बनाना है आप लोगों ने? डिक्रीज इन सप्लाई का। अब बना के देखो कि आप लोगों से बन रहे हैं या नहीं। हाँ, कॉस्ट बढ़ गई है। जी, क्या हो गई है? बिल्कुल सही है, ये सारे अदर फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को काम करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल करना है, डिक्रीज इन सप्लाई का ग्राफ बनाना है आप लोगों ने। प्राइस अगर चेंज होगी तो उसको डिक्रीज इन सप्लाई कैसे बोलेंगे? उसको कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोलेंगे, उसका ना कोई अदर फैक्टर चेंज होगा। लड़के क्या हो गया है, तू वही जा रहा है। जब इन क्वांटिटी डिमांड में भी और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में भी, कि जब प्रोडक्ट की अपनी प्राइस चेंज होती है ना, ओन प्राइस, उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और इसी तरह जब प्रोड्यूसर की अपनी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो और उसकी वजह से उसकी सप्लाई में चेंज है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। उस वो चीज आप मूवमेंट से दिखा चुके हैं ऑलरेडी, आपने हेडिंग डाली थी ना यहाँ पे, मूवमेंट से ऑलरेडी आप दिखा चुके हैं। अब आप बना रहे हो चेंज इन सप्लाई के केसेस। अब इसमें आप बोलोगे कि प्राइसेस सेम है लेकिन फॉर एग्जांपल कॉस्ट बढ़ गई है प्रोड्यूसर की, टैक्सेस गवर्नमेंट ने ज्यादा लगा दी अगेन, जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, ठीक है। कोई बैड इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गई है, किसी भी रीजन की वजह से सेम प्राइस पर आप प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं? उस चीज को कम सप्लाई कर रहे हैं। ये चीज आपने ग्राफ में दिखानी है थ्रू शिफ्टिंग। तुम पहले ये ड्रॉ करोगे या देख रहे हो? क्या बात है, ग्राफ बना लिया? किसका? अभी मैंने एक बनाने को आपको बोला है ना, डिक्रीज इन सप्लाई का। बना लिया? कहाँ शिफ्ट हो रहा है सप्लाई कर? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। जब तक हम इनिशियल सप्लाई कर्व नहीं बनाएंगे तब तक हम उसका चेंज नहीं दिखा सकते। चेंज वो तो जाहिर है, इनिशियल सप्लाई कर्व तो आपका इमेजिनरी वही ना, कि कुछ ना कुछ तो पहले सप्लाई थी ना। बना लिया आप लोगों ने ग्राफ? बना लिया? पक्की बात है? बंद करा? फ्रीज हो रहे हो? सारे फ्रीज हो रहे हैं? हाँ, अगर तुम सिर्फ तुम ही हो रहे हो तुम आगे आके बैठ जाओ। इतनी बुरी हालत में बैठे हो, तुमने ग्राफ बनाया भी है, हाथ चल रहे हैं तुम्हारे? सिर्फ उसी को लग रही है ना? हाँ, चेंज भी नहीं करनी सीट, बैठना भी वही है सबके बीच में। असल में उसके लिए ना हमारी क्लास ऊपर हो रही है, अगर यहाँ नीचे हो रही होती तो मैं किसी को बुला लेती, अब ऊपर मैं किसको बुलाऊं? नीचे से बुलाना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर आप देखो वहाँ पे कोई बटन वगैरह होगा ना, स्विच होगा ना? स्विच है तो स्विच ऑफ कर दो। हाँ हाँ भाई, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे थोड़ी कोई मसला है, मेरे पास तो है ऊपर। तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो बंद करना है या नहीं करना। हाँ जी, बना लिया डिक्रीज इन सप्लाई का?
जी, तो बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले देखो चेंज दिखाने के लिए हमें इनिशियल सप्लाई कर्व तो बनाना पड़ेगा ना, अदरवाइज हमें पता कैसे चलेगा कि शिफ्टिंग आई क्या है, ठीक है ना। तो पहले तो आप एक इनिशियल सप्लाई कर्व लाजमी बनाओगे जिसपे आप एक प्राइस और एक क्वांटिटी दिखा दो कि भाई ये प्राइस थी, ये क्वांटिटी थी। और अब आप क्या बता रहे हो, आपने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की वजह से फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो गई है और उसकी वजह से उन्होंने सप्लाई क्या कर दी है, कम कर दी है। तो सेम प्राइस पर फर्म ने अपनी सप्लाई Q1 से कम करके Q2 कर दी है। ये पॉइंट क्योंकि आपका इनिशियल सप्लाई कर्व पे नहीं आ रहा, इट मींस इस पॉइंट पे हमारा न्यू सप्लाई कर्व बनेगा। बता पहले प्राइस 3 थी और इस 3 प्राइस पर सप्लायर 30 यूनिट्स को सप्लाई कर रहा था, ठीक है। प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आया, सॉरी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम डिक्रीज दिखा रहे हैं। 3 प्राइस पे सप्लायर 40 यूनिट्स की डिमांड कर रहा था, ठीक है। अब प्राइस में कोई चेंज नहीं आया बट उसकी क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है उसकी वजह से उसने अपनी सप्लाई क्या कर दिया, अगर वो प्राइस सेम रखता है, ठीक है, अगर वो अपनी प्राइस नहीं बढ़ाता तो सेम प्राइस पर वो अपनी सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो सेम प्राइस पर उसकी सप्लाई 40 से कम होके 30 हो गई है। जी, डिमांड और सप्लाई का जो हमारा टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे बताओ कि क्लियर है कॉन्सेप्ट अभी तक जो हमने पढ़े हैं। देखो जिन्होंने जिनकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, ठीक है, जिन्होंने अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, कोशिश करो कि नेक्स्ट क्लास से पहले रिकॉर्डिंग देख कर आओ। अभी कम क्लासेस हुई हैं, अगर ये पेंडिंग में रहेंगी तो आगे भी पेंडिंग में ही रहती जाएंगी, ठीक है, क्योंकि तुम लोग बैठोगे तो क्लास में लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मस्ट है कि रिकॉर्डिंग लाजमी देख लो, मैंने ग्रुप में भी कल शेयर कर दी थी। और आप लोगों की क्लास में से किसी ने बोला था कि रिकॉर्डिंग में से कुछ कुछ क्लासेस जो हैं वो अपलोड नहीं हुई हैं। आपकी क्लास में से कोई स्टूडेंट था मेरे ख्याल में, कौन था, आपने बोला था? नहीं, कल भी आके मुझे किसी स्टूडेंट ने आप लोगों की क्लास में से शायद बोला था कि पता नहीं 15-16 की क्लासेस अपलोड नहीं हुई हैं। अभी जो मैंने YouTube पे जितने भी लिंक भेजे हैं वो सारे प्रॉपर है ना, कोई उसमें बीच में क्लास मिसिंग तो नहीं है, वो देख लेना। वैसे मेरा ख्याल में तो कोई मिसिंग क्लास नहीं है जी। जी, लिंक वापस भेज दूं, आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए थे कल? कब ऐड हुए हो, अभी ऐड ही नहीं हुए? अभी ऐड हुए हो, अच्छा मैं भेज दूं, ठीक है। तो मैंने लिंक फॉरवर्ड कर दिया था आपको, तो मैंने सेपरेट भेज दिया था, ठीक है ना, तो वो जरूर देख लेना। जी 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 बिल्कुल। चैप्टर चेंज नहीं हुआ है, चैप्टर चेंज होगा तो मैं आप लोगों को पूरे उस चैप्टर का ओवरव्यू दूंगी। अच्छा क्लास, मार्केट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं?
पहले तो ये बताओ इतनी बातें क्यों हो रही हैं, क्या क्या बातें चल रही हैं? जो जितना ज्यादा पीछे बैठते हैं ना, बैठते इस वजह से कि वो बातें कर सकें। मार्केट इक्विलिब्रियम एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। अब हो सकता है कि आपने, कुछ स्टूडेंट्स ने पहली दफा इक्विलिब्रियम का वर्ड सुना हो। इक्विलिब्रियम का वर्ड जो है, जो टर्म है, वो यूज की जाती है। बेसिक उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर टेंडेंसी टू चेंज इज जीरो। इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर टेंडेंसी टू चेंज इज जीरो, यानी अगर ये एक स्टेबल पॉइंट होता है, एक यूनिक पॉइंट होता है। अगर आप इस पॉइंट पे आ गए हो तो आप उस पॉइंट पे स्टे कर रहे होते हो। कोई ऐसी फोर्स, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी तब तक आप इस पॉइंट से डेविएट नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। ये एक ऐसा पॉइंट होता है, अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये एक ऐसा यूनिक पॉइंट होता है जहां हम कहते हैं कि वेयर टेंडेंसी टू चेंज इज जीरो, जहां चेंज नहीं आ रहा होता कोई। आप एक जगह पे लाए कर रहे हो तो एक जगह पे स्टे कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन जब हम इस इक्विलिब्रियम के साथ हमने एक वर्ड लिख दिया मार्केट का, मार्केट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें जितनी डिमांड कर रहे हो बायर्स उस कमोडिटी की, उतनी ही उस कमोडिटी की क्या हो रही हो, सप्लाई भी हो रही हो, ठीक है। तो हम जब बोलेंगे कि ये मार्केट इक्विलिब्रियम पर है तो हम उससे हमारा मतलब क्या होगा कि उसकी डिमांड और सप्लाई क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। अगेन अगर हम रियलिस्टिक टर्म में ये बात करें तो हम ऐसे, मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता कि इस वक्त कौन सी मार्केट इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। क्योंकि उसके लिए हमें पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए कि इस वक्त करंटली, और हो सकता है किसी एक दिन या कुछ घंटों में कुछ ऐसा घंटे ऐसे हैं जिसमें डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाए और फिर दोबारा से डेविएशन आ जाए, ठीक है ना। तो ये फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। लेकिन मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन वो कहलाती है जो सबसे स्टेबल सिचुएशन होती है, जहां पे ना शॉर्टेज होगी और ना ही सरप्लस होगा, ना सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से, ना ही डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से। तो ना शॉर्टेज है ना सरप्लस है, दोनों क्या है, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है। बहुत ही कोई पर्टिकुलर एग्जांपल आप ले सकते हो जिसमें ऐसा हो रहा है कि जितना बायर जो है वो ऑर्डर देगा उतना ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। नॉर्मली कहाँ होता है ये? हाँ, बुक शॉप के अंदर। हाँ, कह सकते हो बिल्कुल। लेकिन अब ये सर्विसेज के अंदर जाओगे ना तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। हाँ, जब टीचर्स को रखा जा रहा है तो थोड़ी पता है, जब टीचर की को रख रहे हैं तो जो कॉस्ट आ रही है उनको, जो इंस्टीट्यूट को ये थोड़ी पता है कि कितने बायर, कितने स्टूडेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, लॉस भी तो हो सकता है। अच्छा, तो मुझे तो लोग जानते ही नहीं थे। इट इज अ सिचुएशन वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अच्छा, अब बहुत आसान है फिगर्स वगैरह अज्यूम करना और इसको ड्रॉ करना कि भाई मार्केट इक्विलिब्रियम हमने दिखाना कैसे है। अब यहाँ पे ना हम डिमांड की खाली बात नहीं कर रहे और ना सिर्फ सप्लाई की बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो जब हमें बोला जाए कि मार्केट इक्विलिब्रियम का शेड्यूल बनाएं, तो आपने शेड्यूल कैसे बनाना है, क्या क्या वेरिएबल्स लेने हैं आपने यहाँ पे? सबसे पहले तो रिलेशन किसके साथ है, प्राइस के साथ। फिर दूसरी चीज क्या आ जाएगी, क्वांटिटी डिमांड। और क्या हम इसमें सिर्फ क्वांटिटी डिमांड और प्राइस को देख रहे हैं या सप्लाई को भी देख रहे हैं? तो फिर हमारे पास एक थर्ड कॉलम भी आ जाएगा यहाँ पे, क्वांटिटी सप्लाई का। अब मजे की बात ये है कि हमें खुद से कोई फिगर्स लेने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी हम फिगर्स ले चुके हैं इससे पहले वही एज इट इज हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। क्या फिगर्स थी भाई? 1 2 3 4 5। क्वांटिटी डिमांड को हमने क्या दिखाया था कि एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। यार इसका रीजन क्यों इतना काम नहीं करता? अच्छा भाई,
वो कौन सी प्राइस है जिस पे आपको दिख रहा है कि डिमांड और सप्लाई क्या हो गई है, इक्वल हो गई है, 3। तो ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ये आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर जो है वो प्राइस पे दिख रही है कि एक प्राइस ऐसी आ रही है जिसपे जितना बायर डिमांड कर रहे हैं उतनी ही सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। सबने डिमांड कर्व भी बनाया हुआ है और सप्लाई कर्व भी बनाया हुआ है। अब आपने करना क्या है, आपने एक ही ग्राफ में दोनों कर्व्स को बनाना है, ठीक है। जिनको ग्राफ बनाने में मुश्किल हो वो मैं बना रही हूँ, वो इसको देख लें। जिन्हें आता है, जिन्हें समझ में आ गया है कि बनना किस तरह है, वो खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है अभी कि ग्राफ बनाने में, तो वो पहले मुझे देख ले कि मैं कैसे बना रही हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्राइस ली है, 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइस ले लिए। अब हम डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों बना रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या लेंगे, सिर्फ क्वांटिटी लिख देंगे, ठीक है ना। या फिर कुछ जगहों पे क्वांटिटी डिमांड कॉमा क्वांटिटी सप्लाई भी लिखा जाता है, वो भी लिख सकते हो। लेकिन नॉर्मली आप यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी लिख रहे होते हो, क्योंकि अब सिर्फ आप ना सिर्फ क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे हो, बल्कि क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी यहीं पर ही आएगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे फिगर्स आ जाएंगे हमारे पास 10 20 30। ये बहुत छोटा बन जाएगा ग्राफ, इसमें 2 बॉक्सेस का डिफरेंस ले लेते हैं जरा। आपकी मर्जी, आप जितना भी डिफरेंस लेते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि थोड़ा क्लियर ग्राफ बने, तो इस वजह से मैंने ज्यादा डिफरेंस ले लिया है क्वांटिटी में, 2 बॉक्सेस का ले लिया है, ठीक है। अब आप देख लो कि भाई जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी, अच्छा, अब पहले कौन सा कर्व बनाना है आपकी मर्जी है। आप पहले डिमांड कर्व बनाना चाहते हैं, पहले सप्लाई कर्व बनाना चाहते हैं। मैं पहले सप्लाई कर्व बना देती हूँ। ये सप्लाई क्या है, क्योंकि आसान है बनाना, कि जब प्राइस 1 थी तो क्वांटिटी सप्लाई है 10, ऊपर हमारे पास फिगर्स हैं। जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी सप्लाई है 20, तो 2 पे कितनी है 20, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, ठीक है। जब प्राइस 3 है, मैं डॉटेड लाइन सिर्फ इस वजह से नहीं बना रही हूँ क्योंकि अब फिर वो बहुत सारी आ जाएंगी। आप बना भी सकते हो, ठीक है, चाहो तो आप बना सकते हो इस तरह करके। जब प्राइस 4 है तो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है आपकी 40, ऊपर शेड्यूल में हमने ये सारी फिगर्स ली हुई हैं। जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी सप्लाई है 50। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास अपवर्ड स्लोप कर्व आएगा, उसको हम बोलेंगे ये हमारा है सप्लाई कर्व। अब आप डिमांड कर्व बना दो, डिमांड की फिगर्स देखते हुए कि भाई डिमांड की फिगर्स ये आ रही थी कि जब प्राइस 1 है तो हम डिमांड कर रहे थे 50 यूनिट्स की। जब डिमांड 2 थी, सॉरी, जब प्राइस बढ़ी 1 से 2 हुई तो डिमांड हमने 50 यूनिट से कम करके कर दी 40 यूनिट्स की। तो ये 2 पे हमारी डिमांड हो रही है भाई 40 यूनिट्स की। जब प्राइस मजीद बढ़ के 3 हो गई तो क्वांटिटी डिमांड कंज्यूमर्स ने कम करके 40 से 30 कर दी। तो ये एक हमारे पास जो है वो कॉमन पॉइंट आ गया है, ठीक है। फिर जब मजीद प्राइस बढ़ी 3 से 4 तो हमने क्वांटिटी डिमांड 30 से कम करके 20 कर दी, ये पॉइंट आ रहा है आपके पास। फिर जो आपकी प्राइस मजीद बढ़ी 4 से 5 तो आपने क्वांटिटी डिमांड मजीद कम करके 20 से 10 कर दिए। ये जो हमारे पास ब्लू पॉइंट्स आ रहे हैं, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डिमांड कर्व। जी एग्जैक्टली जहां पे इंटरसेक्शन हो रही है, ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट या मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और इस पे आप कैपिटल ई लिख रहे होते हैं इक्विलिब्रियम शो करने के लिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिसपे जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई हो रही है, ठीक है। 30 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, 30 यूनिट्स की सप्लाई हो रही है।
बस ये ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर लो और फिर एमसीक्यूज मुझे लिखवाने हैं। ये आप लोगों की मर्जी है कितने स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे हैं ये उनका अपना हेडेक है कि भाई वो आगे फिर कैसे लेकर चलेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि चैप्टर खत्म होने में अब इसको इतना टाइम नहीं लगेगा, तो नेक्स्ट वीक में ही किसी दिन आपका क्विज होगा इस चैप्टर का। कल मैंने आप लोगों को कहाँ तक दिए थे एमसीक्यूज? 16 तक। सैटरडे को आप लोगों की अकाउंटिंग की क्लास तो होती होगी मेरा ख्याल में। कल तो नहीं होती होगी ना, कल तो ऑफ होता होगा ना आप लोगों का। जी ड्रॉ कर लिया आपने? बता दो यार, तुम्हारी वजह से खोल के रखा हुआ है मैंने, तुम बातें करने लगे हुए हो। अच्छा देखो, अब मैं जो है वो कुछ पर्टिकुलर दे रही हूँ खाली, जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़े से जो है वो मुश्किल कह सकते हो आप। एटीन से चलो कर लो, 18 नोट कर लो भाई, और किसी ऐसी जगह लिख लो जिसको फिर याद रहे कि हाँ ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया था जी। 17 भी आप कर सकते हो बिल्कुल। फिर आप बोलोगे कि मिस ने इतने सारे एमसीक्यूज दे दिए, इस वजह से मैं कुछ पर्टिकुलर एमसीक्यूज दे रही हूँ, करने तो सारे ही हैं। 18, 19, 20, 21, ये अच्छा 21 इस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, बहुत सारे एमसीक्यूज कर सकते हो अभी आप लोग ना। 27, 28, 29, 30 कितने हो गए? दो और ले लो, 31 और 32 भी ले लो। ठीक है चलो जा सकते हैं आप। जब पेपर होने वाले होंगे ना, अभी तो क्विज पे ध्यान दो, जब पेपर्स होने वाले